हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल ट्यूटर सारस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने संविधान सभा का गठन पढ़ा था। आज हम विविध राष्ट्रीय प्रतीक के बारे में पढ़ेंगे और आपसे अनुरोध है कि आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखें। तो आइए शुरू करते हैं विविध राष्ट्रीय प्रतीक। तो सबसे पहला हम लोग का टॉपिक है इसमें राष्ट्रगान। राष्ट्रगान के बारे में आप लोग जानते ही हैं कि ये रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखा गया था और राष्ट्रगान हमारा जन गण मन अधिनायक जय है। और महात्मा गांधी ने गुरुदेव की उपाधि रविन्द्रनाथ टैगोर को दी थी। एक और फैक्ट मैं आपको बताना चाहूँगा, रविन्द्रनाथ टैगोर बंगाल के रहने वाले थे और रविन्द्रनाथ टैगोर को भारत नोबेल पुरस्कार भी मिल चुका है। और सबसे पहले साहित्य में नोबेल पुरस्कार रविन्द्रनाथ टैगोर ने प्राप्त किया था, जैसे अब मैंने पहले आपको बताया। और राष्ट्रगान में कितनी पंक्तियाँ होती हैं? तो 13 पंक्तियाँ होती हैं। और राष्ट्रगान कितने समय में गाया जाता है? तो 52 सेकंड में गाया जाता है। और दूसरा टॉपिक है हम लोग का राष्ट्रगीत, जिसे वंदे मातरम राष्ट्रगीत है, आपको पता ही है। इसे 1882 में बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखा गया था। आनंदमठ उपन्यास के पंक्ति वंदे मातरम को 1882 में लिखा गया, जैसा मैंने आपको पहले ही बताया। और आइए फिर आगे देखते हैं। वंदे मातरम को भारत का राष्ट्रीय गीत स्वीकार किया गया है, ये आपको पता ही है। भारत में लोकसभा की कार्रवाई जनगण मन से शुरू होती है और कार्रवाई की समाप्ति वंदे मातरम से होती है। ये बहुत ही शानदार फैक्ट है, ये हर व्यक्ति और हर भारतीय नागरिक को जानना चाहिए। तीसरा हम लोग का है झंडा गीत। झंडा गीत किसे कहते हैं? आइए इसके बारे में जानते हैं। तो झंडा गीत विजय विश्व तिरंगा प्यारा झंडा ऊंचा रहे हमारा, ये हम लोग का झंडा गीत है। इसे सन 1938 में श्याम लाल द्वारा झंडा गीत लिखा गया था। चौथा टॉपिक है हम लोग का राष्ट्रध्वज। तो राष्ट्रध्वज तिरंगा है, आपको पता ही है। लंबाई का अनुपात और चौड़ाई का अनुपात हम लोग समझते हैं 3:2 में इसकी लंबाई और चौड़ाई के अनुपात है। और तिरंगे में रंग कितने होते हैं? आइए इसके बारे में जानते हैं। तो तिरंगे में रंग 3 होते हैं। पहला रंग है केसरिया, जो एक शक्ति का प्रतीक है। और दूसरा रंग है सफ़ेद, जो शांति का प्रतीक है। और तीसरा रंग है हरा, जो समृद्धि का प्रतीक है, आपको पता ही है। और 22 जुलाई 1947 को तिरंगा को राष्ट्रध्वज के रूप में अपनाया गया था भारतीय संविधान द्वारा। का राष्ट्रीय वाक्य, राष्ट्रीय वाक्य किसे कहते हैं? आइए हम लोग समझते हैं। राष्ट्रीय वाक्य है सत्यमेव जयते, जिसे मुंडकोपनिषद से लिया गया था। और छठा टॉपिक हम लोग राष्ट्रीय पंचांग। जैसे राष्ट्रीय पंचांग हर देश का होता है, उसी प्रकार हमारे देश का भी एक राष्ट्रीय पंचांग है, जिसे संघ संवत कहा जाता है। इसे 1957 में भारत सरकार ने अपना राष्ट्रीय कैलेंडर घोषित किया था। संघ संवत जारी करने वाला शासक कनिष्क 78वीं ईस्वी सन में था। ये आपको पता रहना चाहिए, बहुत ही शानदार फैक्ट है, किसी भी एग्जाम में ये आ सकता है कि संघ संवत जारी करने वाला शासक कौन था? कनिष्क था। इसकी शुरुआत 21 से 22 मार्च से होती है। जब लीप ईयर होता है तो 22 मार्च, अन्यथा साधारण वर्ष में 21 मार्च को इस कैलेंडर की शुरुआत मानी जाती है। जैसे कि जो हम लोग का ग्रेगोरियन कैलेंडर होता है, जो 1 जनवरी से शुरू होता है, उसी प्रकार ये संघ संवत कैलेंडर है, जो 22 मार्च या 21 मार्च से शुरू होता है। 22 मार्च लीप ईयर से शुरू होता है और 21 मार्च लीप ईयर अगर नहीं रहता है तब शुरू होता है। ये आपको फैक्ट पता रहना चाहिए, जैसे मैंने आपको बताया। संघ संवत कैलेंडर का पहला महीना जो होता है चैत्र होता है। और संघ संवत कैलेंडर के 12 महीनों को हम लोग अभी आगे पढ़ेंगे, ठीक है। संघ संवत कैलेंडर का अंतिम महीना फागुन होता है। और संघ संवत कैलेंडर के 12 महीने का विवरण इस प्रकार है, जो मैंने अभी पहले आपको बताया कि 12 महीनों के बारे में अभी हम लोग पढ़ते हैं। पहला महीना है चैत्र, जिसे मेष, जिसे पहला चैत्र, और राशि भी मैं आपको बताना चाहूँगा। चैत्र महीना और मेष राशि होती है और इसको अंग्रेजी में कहते हैं जनवरी। और दूसरा महीना है बैसाख, जिसकी राशि होती है वृषभ, और फरवरी अंग्रेजी महीने के नाम से हम लोग जानते हैं। तीसरा जो महीना है वह ज्येष्ठ, और राशि जो है मिथुन, और उसे अंग्रेजी महीने में हम लोग मार्च में जानते हैं। चौथा महीना है आषाढ़, राशि होती है इसकी कर्क, और ये अंग्रेजी महीने में अप्रैल के नाम से हम लोग जानते हैं। पाँचवा महीना है श्रावण, जिसे सिंह राशि के नाम से हम लोग जानते हैं, और मई ये अंग्रेजी महीने के रूप में हम लोग जानते हैं। छठा महीना है भाद्रपद, जिसे कन्या राशि के रूप में हम लोग जानते हैं, और जून जो अंग्रेजी के महीने के रूप में हम लोग जानते हैं इसे। 7वां महीना है अश्विन, राशि इसकी है तुला,
और अंग्रेजी में हम लोग इसे जुलाई के नाम से जानते हैं। 8वां महीना है कार्तिक और राशि इसकी है वृश्चिक और इसे अंग्रेजी महीने में हम लोग अगस्त के नाम से जानते हैं। 9वां महीना है मार्गशीर्ष जिसे अगहन के नाम से हम लोग जानते हैं। गांव में लोग अक्सर अगहन के नाम से इस महीने को कहते हैं। और जो राशि है वो धनु है और अंग्रेजी महीना इसका है सितंबर। और 10वां महीना है पौष, उस राशि इसकी है मकर और इसे अक्टूबर के नाम से हम लोग जानते हैं। 11वां महीना है माघ और इसका राशि है कुंभ और इसे हम लोग नवंबर के नाम से जानते हैं। 12वां महीना है फागुन, इसको मीन से हम लोग मीन राशि के नाम से जानते हैं और दिसंबर इसको अंग्रेजी महीने के नाम से जानते हैं। और इसी के आगे आइए हम लोग पढ़ते हैं अगला टॉपिक। अगला टॉपिक है हम लोग का राष्ट्रीय जलीय जीव जैसे गंगा डॉल्फिन। जो गंगा डॉल्फिन है, आपको ये एक और फैक्ट पता होना चाहिए, गंगा डॉल्फिन जो है वो बांग्लादेश, वेस्ट बंगाल और जितने भी हमारे तटीय राज्य हैं उनमें से कुछ ही स्टेट में ये गंगा डॉल्फिन पाई जाती है। और 8वां टॉपिक है राष्ट्रीय फल जो हम लोग का आम है और 9वां है राष्ट्रीय वृक्ष जो बरगद है और 10वां जो टॉपिक है वो राष्ट्रीय पुष्प जो कमल है और ये शांति का प्रतीक है इंडियन मैथोलॉजी के अनुसार। 11वां हम लोग का टॉपिक है राष्ट्रीय खेल, आपको बताइए हॉकी है। और जो 12वां टॉपिक है राष्ट्रीय विरासत पशु जो हाथी है, 2010 में इसे घोषित किया गया था। ये एक बार और मैं आपको बताना चाहूँगा, जो राष्ट्रीय विरासत पशु है वो हाथी है और इसे 2010 में भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय पशु घोषित किया गया था। और भारतीय संविधान के विधि स्रोत, और तो अगला टॉपिक है हम लोग का भारतीय संविधान के विदेशी स्रोत। तो इसके पहले हम लोग प्रस्तावना में जब भारतीय संविधान का प्रस्तावना पढ़ रहे थे तो हम लोगों ने पढ़ा था कि जो भारतीय संविधान जो बना है वो किस किस देश से लिया गया है, उसी को आज हम विस्तृत रूप में आज पढ़ते हैं। तो पहला देश था वो ब्रिटेन, जिसे हम लोग इंग्लैंड के नाम से भी जानते हैं। तो उससे हम लोग क्या क्या लिए थे वो समझते हैं। तो ब्रिटेन से हम लोग ने विधि का शासन लिया था और संसदीय प्रणाली लिया था। ब्रिटेन में संसद 2 प्रकार के होते हैं जो मैंने पहले ही बताया था, लेकिन एक बार और पढ़ते हैं इसको। वो है हाउस ऑफ लॉर्ड्स और हाउस ऑफ कॉमन्स। इसी प्रकार भारत में 2 प्रकार से संसद बनाया गया है, पहला है राज्यसभा और दूसरा है लोकसभा। संसद विधानमंडल की प्रक्रिया क्या है इसके बारे में हम लोग समझते हैं थोड़ा सा। संसद के 3 भाग होते हैं। इसको मैं एक बार और आपको कहना चाहता हूँ। संसद के 3 भाग होते हैं। सबको पता होता है कि लोकसभा और राज्यसभा ही होता है, लेकिन संसद के 3 भाग होते हैं, जैसे कि प्रेसिडेंट, राज्यसभा और लोकसभा। अक्सर लोग गलती कर देते हैं कि लोकसभा और राज्यसभा ही संसद के भाग हैं, लेकिन हमारे देश के राष्ट्रपति भी एक संसद के अहम हिस्से हैं। ठीक है, अगला टॉपिक हम लोग का विधानमंडल के 2 भाग होते हैं, किस प्रकार समझते हैं। विधानसभा और विधान परिषद। विधानसभा में एमएलए चुन के जाते हैं जिसे मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली कहते हैं, और विधान परिषद में एमएलसी चुन के जाते हैं जिसे मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल कहते हैं। आइए अगला टॉपिक हम लोग पढ़ते हैं। दूसरा है अमेरिका जिससे हमारा संविधान लिया गया था। अमेरिका से क्या लिया गया जिसके बारे में समझते हैं। पहला है मौलिक अधिकार लिया गया था। मौलिक अधिकार किसे कहते हैं ये समझते हैं हम लोग, क्या क्या मौलिक अधिकार में बताया गया था। सबसे पहले ब्रिटेन ने अपने नागरिकों को सन 1215 में मूल अधिकार प्रदान कर दिया था। और उद्देशिका का विस्तार लिया गया था। उद्देशिका का विचार और उपराष्ट्रपति, ये सबसे अहम टॉपिक है, इसको आप लोग को और ध्यान से पढ़ना चाहिए कि अमेरिका से क्या क्या लिया गया था। एक बार मैं आपको पढ़ाता हूँ। मौलिक अधिकार, उद्देशिका का विचार और उपराष्ट्रपति। अक्सर हम लोग गलती कर देते हैं उपराष्ट्रपति कहाँ से लिया गया था, लेकिन उपराष्ट्रपति अमेरिका के संविधान से लिया गया है। कनाडा के संविधान से क्या क्या लिया इसके बारे में समझते हैं। संघात्मक शासन व्यवस्था, राज्यपाल और शिष्ट शक्तियाँ। सबसे इसमें अहम मुझे लग रहा है राज्यपाल, जो अक्सर आए दिन प्रश्न में कहीं ना कहीं किसी रूप में आ जाता है। तो राज्यपाल कनाडा के संविधान से लिया गया है। और अवशिष्ट शक्तियों पर केंद्र सरकार की ही कानून बना सकती है, ये आपको पता होना चाहिए। इस पर राज्य सरकार अपना कानून नहीं बना सकती है। 3 प्रकार की सूचियाँ होती हैं, आपको पता होना चाहिए। पहली केंद्र की सूची और राज्य की सूची और समवर्ती सूची। केंद्र की सूची में सिर्फ केंद्र ही संविधान बना सकती है, राज्य की सूची में सिर्फ राज्य कानून बनाती है, और समवर्ती सूची में केंद्र और राज्य दोनों मिलकर कानून बना सकते हैं। लेकिन अगर समवर्ती सूची में केंद्र जो कानून बनाता है उसे राज्य काट नहीं सकता है। जैसे कि अभी कृषि कानून जो है, अभी हाल ही में 3 पेश किया गया है, जो ये समवर्ती सूची में तो है लेकिन केंद्र ने इसे बना दिया है। लेकिन केंद्र अब राज्य की संविधान से ऊपर है, राज्य की संविधान से ऊपर, इस कारण केंद्र की इस कानून को कोई भी अवैध ठहरा नहीं पा रहा है। आइए अगला टॉपिक हम लोग समझते हैं।
समवर्ती सूची पर राज्य और केंद्र दोनों मिलकर कानून बनाते हैं, जो मैंने आपको पहले बताया। चौथा देश है आयरलैंड। आयरलैंड से क्या क्या लिया गया इसके बारे में समझते हैं। पहला है नीति निर्देशक तत्व। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मुझे लगता है, आपको भी इसको ध्यान से समझना चाहिए। आयरलैंड से क्या लिया गया था, नीति निर्देशक तत्व और राष्ट्रपति का निर्वाचन। तो नीति निर्देशक तत्व के बारे में समझते हैं। नीति निर्देशक तत्व को भी आयरलैंड ने भी स्पेन से लिया था। नीति निर्देशक तत्व है जो आयरलैंड से हम लोग तो लिए थे, लेकिन आयरलैंड में नहीं, किसी दूसरे देश से लिया था। ये कौन सा देश था, स्पेन था। और दूसरा है राष्ट्रपति का निर्वाचन। जो हम लोग के राष्ट्रपति का चुनाव होता है वो आयरलैंड से लिया गया है। और राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार, तो इसको समझता है। राष्ट्रपति का निर्वाचन अनुपातिक प्रतिनिधित्व एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा किया जाता है। और आपको ये पता होना चाहिए कि राष्ट्रपति के चुनाव में लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा के जो भी MLA होते हैं, बस वही चुनाव दे सकते हैं, ना कि MLC कोई भी, और ना कि मनोनीत सदस्य। ठीक है। और अगला हम लोग समझते हैं अनुपातिक प्रतिनिधित्व का मतलब प्रत्येक राज्य की जनसंख्या के अनुपात में उस राज्य के विधायक का मत का मुख्य मूल्य निर्धारित किया जाएगा। इसे अनुपातिक प्रतिनिधित्व कहते हैं। एकल संक्रमणीय का मतलब ये है कि जितने भी लोग राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव लड़ेंगे उनमें सर्वाधिक पहली पसंद या दूसरी पसंद का वोट जिसे मिलेगा उसे राष्ट्रपति पद के लिए चुना जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे आइए हम लोग समझते हैं, जैसे कि कोई अंक 1 2 4 5 6 में लिखा जाता है। जैसे आइए 1 2 3 4 5 और 6 ऑप्शन दिया गया है और 4 लोग हैं। 4 लोग अगर एक को ही 4 बार चुनते हैं तो इसे एकल संक्रमणीय पद्धति के हिसाब से माना जाएगा। लेकिन 4 लोग ही किसी को 2 को 1 लोग चुनते हैं, किसी को 5 चुनते हैं, किसी को 4 चुनते हैं, तो इसमें किसी को बहुमत स्पष्ट नहीं मिलता है। इस वजह से जो भी इसमें चुनाव में हिस्सा लेते हैं या चुनाव में अपना पार्टिसिपेशन देते हैं वो सिर्फ एक ही बिंदु को या अंग को चुनते हैं, जिससे इसको एकल संक्रमणीय का मतलब एकल संक्रमणीय कहा जाता है। और बाकी सबका मत उसी एक पर ट्रांसफ़र हो जाता है। ये हुआ एकल संक्रमणीय का पद्धति। ये अगला टॉपिक पढ़ते हैं हम लोग। राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा 12 सदस्यों का मनोनयन, ये भी आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। ये इसको समझते हैं। राज्यसभा में 12 सदस्यों का मनोनयन राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। ये 12 सदस्य साहित्य, विज्ञान, कला क्षेत्रों विशेष योग्यता रखने वाले होते हैं। लोकसभा में 2 सदस्यों का मनोनयन राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। ये 2 सदस्य एंग्लो इंडियन होते हैं। एंग्लो इंडियन उसे कहते हैं जो भारत जब गुलाम था तो बहुत से ब्रिटिश आके भारत में बस गए थे। तो जब देश आज़ाद हुआ तो बहुत अधिक जो अंग्रेज़ थे वो कुछ अंग्रेज़ चले गए और कुछ अंग्रेज़ यहाँ इंडिया में रह गए, तो उन्हीं को एंग्लो इंडियन के नाम से जाना जाता है। जैसे यहाँ लिखा भी है कि एंग्लो इंडियन वे भारतीय हैं जो देश के आज़ादी के समय जो अंग्रेज़ भारत में ही रह गए, उन्हें एंग्लो इंडियन के नाम का दर्जा दिया गया है। ये संविधान में एंग्लो इंडियन का शब्द लिखित रखा गया है। आइए अगला टॉपिक पढ़ते हैं। ये अगला जो टॉपिक हम लोग का फ्रांस, जो भारत का संविधान है वो फ्रांस से भी कुछ लिया है। वो क्या लिया है, गणतंत्र, रिपब्लिक। और छठा जो देश है वो रशिया है, जिसको रूस कहते हैं। उससे हम लोग क्या क्या लिए हैं, पहला है मूल कर्तव्य लिए हैं। मूल कर्तव्यों की संख्या 11 है, आपको पता ही है। और मूल कर्तव्यों को स्वर्ण सिंह सिफारिशों के आधार पर संविधान में लागू किया गया था। और इनकी संख्या पहले 8 थी जब लागू किया गया था, लेकिन अब ये वर्तमान में 11 हो गई है। और 7वां जो देश है वो दक्षिण अफ्रीका। साउथ अफ्रीका से क्या क्या लिए हैं, संविधान संशोधन की प्रक्रिया जिसे 368 में बताया गया है। इसको आपको पता होना चाहिए। अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन की प्रक्रिया बताया गया है। और 8वां जो है जर्मनी से हम लोग क्या लिए हैं, आपातकाल की व्यवस्था, जिसे 352, 352, 356 और 360 में बताया गया है। ये आपको पता रहना चाहिए। जैसे हमारे देश में आपातकाल अभी तक एक ही बार इमरजेंसी लगा है, वो इंदिरा जी के समय में लगा हुआ था। और 9वां टॉपिक है ऑस्ट्रेलिया, जो समवर्ती ऑस्ट्रेलिया से हम लोग क्या क्या लिए हैं, समवर्ती सूची लिए हैं। और समवर्ती सूची के बाद से अगला हम लोग का टॉपिक है भारत शासन अधिनियम 1935। तो अंतिम हम लोग का टॉपिक है भारत शासन अधिनियम 1935। ये इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि इस अधिनियम से ही जो भारत का स्वतंत्रता अधिनियम 1947 है उसके अधिनियम इससे काफ़ी मिलते जुलते हैं। तो आइए इसके बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। भारतीय संविधान में भारत शासन अधिनियम 1935 की अनेक बातों को शामिल किया गया है। अगर पूछा जाए तो भारतीय संविधान में सर्वाधिक विचार कहाँ से लिए गए हैं, तो भारत शासन अधिनियम 1935 से लिए गए हैं। अंग्रेजों द्वारा भारत में लागू किया गया अंतिम अधिनियम कौन सा था, तो भारत शासन अधिनियम था, अधिनियम 1935 था। इसके बाद से भारत का स्वतंत्रता अधिनियम 1947
था। ठीक है। ब्रिटिश शासित 11 राज्यों 11 प्रांतों में 1935 में किस अधिनियम के द्वारा चुनाव कराए गए थे? तो भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा कराए गए थे। 1935 में ही बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया था। ये आपको बहुत ही शानदार फैक्ट है, आपको जानना चाहिए। एक बार और मैं बताता हूँ। 1935 में ही बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया था। बर्मा को आज म्यांमार के नाम से जाना जाता है। 1935 में ही RBI की स्थापना हुई थी और 1935 में ही सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का दिल्ली में स्थापना हुआ था। ये रहा आपका भारत शासन अधिनियम के बारे में कुछ चीज़ें और कुछ विविध राष्ट्रीय प्रतीक के बारे में सारी जानकारियाँ। तो आप इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।